सोना बनाया मशीन बनाया था, वही है। यानी आलू डालिए ये सोना निकलेगा, समझ गए? ये स्लोपिंग हेड है। एक स्लोपिंग आपके पास बताया है रिफाइनिंग ऑफ मेटल के बारे में, यानी कि इसका नाम ही सुन करके लग रहा है कि मेटल को शुद्धिकरण विधि के द्वारा निकालना है। रिफाइन करना या प्यूरिफाई करना, इसका अर्थ क्या होता है? एक ही होते, यानी कि धातुओं का शोधन। अब ये धातुओं का शोधन जो आपके पास टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, इसमें बता रहा है क्या चीज? द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द कॉड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। यानी कि जो हमारे पास अशुद्ध धातु के रूप में उपस्थित होते हैं और जिस प्रक्रम के द्वारा उससे बाहर निकाला जाता है, धातु को बाहर निकाला जाता है, उस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? शोधन करते हैं, यानी रिफाइनिंग करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज रिफाइनिंग, तो रिफाइनिंग में आप आराम से लिख सकते हो द प्रोसेस ऑफ रिफाइंग द कॉड मेटल्स इज कॉल्ड रिफाइनिंग। यानी कि अशुद्ध धातुओं को शुद्धिकरण की प्रक्रम से बाहर निकालना क्या कहलाता है? शोधन कहलाता है। प्रक्रम से बाहर निकालना शोधन कहलाता है। अब कहा जाता है आपके पास कि कुछ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का यहाँ पे मेथड है, यानी किस किस विधि के द्वारा हम शोधन की प्रक्रिया लगाते हैं। तो शोधन की प्रक्रिया अगर लगाने की बात होती है तो कुछ हमारे पास महत्वपूर्ण यहाँ पे मेथड दिए गए, जिसमें फर्स्ट मेथड आपके पास है लिक्वेशन मेथड, गलत। फिर है आपके पास डिस्टिलेशन, आसवन विधि। फिर है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यानी वैधोघट शोधन, जोन रिफाइनिंग, मंडल शोधन, वेपर फेज रिफाइनिंग, वाष्प विधि शोधन, और एक में आता है आपके पास क्रोमेटोग्राफिक मेथड। अब ये सभी मेथड को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ये लिक्वेशन मेथड क्या होते हैं, डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक के रिफाइनिंग मेथड क्या होते हैं, ये सभी चीज के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये अगर आपके पास क्वेश्चन कभी कभी एक नंबर में पूछता है व्हाट इज रिफाइनिंग या व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल, तो आप यहाँ से ये चीज को लिख सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक बनाओ, लिक्वेशन। लिक्वेशन टॉपिक बनाइए। यहाँ पर लिक्वेशन की बात कर रहा है, तो सबसे पहले इस वर्ड को समझो। ये वर्ड समझ जाओगे आपने आप इसका थ्योरी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे बोला है द्राव गलन। द्राव गलन यानी कि कोई ऐसा हमारे पास अयस्क होंगे, कुछ ऐसे हमारे पास अशुद्धियां होगी जिसको हमको द्रव के रूप में गलाना होगा। और वो द्रव के रूप में जब गल जाएगा तो द्रव में जो भारी पदार्थ होंगे, जो भारी पदार्थ होगा यहाँ पर आकर के रुक जाएगा, और जो हल्का पदार्थ होगा इम्प्यूरिटीज, ये ऊपर ही सतही पे क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। जैसे देखिए, सपोज दैट समझाने के लिए यहाँ पे एक चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीज नहीं देखे होंगे लेकिन एक चीज देखे होंगे आप, जिसके बारे में बता रहे। जहाँ पे तेल पेराता है, तेल पेराता है, वहां पे कभी गए हैं? नहीं गए हैं। देखिएगा वहां पर क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि तेल वाला मशीन से यहाँ पे तेल गिर रहा है। अब यहाँ पे क्या होते हैं कि आपके पास इस तरीका से एक ढलवा आपके पास कहा जाता है कि कोई वस्तु लगा दिया जाता है जिसमें मेटल रड वगैरह होते हैं यहाँ पर। अब ये क्या होता है, यहाँ से जब ऑयल गिरता है तो इस ऑयल में आपके पास एक प्योर ऑयल होता है लिक्विड के रूप में। अब प्योर ऑयल जो लिक्विड के रूप में आपके पास होते हैं, इसके साथ कहा जाता है कुछ इम्प्यूरिटी भी होता है। उसमें आप देखिएगा खल्ली उल्ली के हल्का सा मात्रा होगा, या तो फिर कह सकते हैं किसी और प्रकार की अशुद्धि रहती है, तो वो इम्प्यूरिटीज रहता है। जैसे ही यहाँ पे गिराइएगा तो क्या होगा, देखिएगा तेल जो होगा चिकना होने के कारण वो आपके पास जैसे गिराए यहाँ पे, तो कुछ अशुद्धि पदार्थ यहाँ पर आकर के यहाँ आते आते स्टॉप हो जाएगा। समझ गए? यानी कि अशुद्धि पदार्थ यहाँ पे आया, आते आते यहाँ पे खत्म। लेकिन जो आपके पास तेल होंगे, ये तेल क्या होता है कि यहाँ से चलेगा और ये आपके पास ऐसे करते करते इसमें ऐसे ऐसे आपके पास ये कहाँ पर नीचे आकर के टघर के रुक जाता है। इसका मतलब है कि यही घटना जो है यहाँ पर होता है। हम क्या करते हैं, कुछ इम्प्योर मेटल लेते हैं। इम्प्योर मेटल मतलब वैसा और जिसमें इम्प्यूरिटीज की
की मात्रा हो। जितने भी ओर्स होते हैं सब में इम्प्यूरिटीज पाए जाते हैं और मेटल भी पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या किए, कोई ओर ले लिए। ओर वैसा लेना है जो आपका टीन का हो, लीड का हो, बिस्मथ का हो। यानी कि लिक्विडेशन जो यहाँ पे ये प्रोसेस है, ये किस धातु को अलग करने में उपयोग किया जाता है, तो टीन, लीड और बिस्मथ, ये सभी जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, कब होता है, उसी में ये विधि लगाते हैं। अगर ज्यादा आपके पास यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट वाला रहता तो दिक्कत हो जाता, वो वहाँ पे क्या होता है और मिला करके सब नीचे की ओर चल जाता, शुद्धि सब बाहर मतलब उसके अंदर चला जाता। तो यहाँ पर और हम लेते हैं किस प्रकार का, टीन का ओर लेते हैं, नहीं तो बिस्मथ का ओर लेते हैं, या तो फिर लीड का ओर लेते हैं। अब इस ओर में हमारे पास कुछ इम्प्योर मटेरियल भी है और कुछ प्योर मटेरियल भी है। प्योर मटेरियल इज नोन एज मेटल, इम्प्योर मटेरियल इज नोन एज अशुद्धि। समझ गए? अब क्या होता है, ये ढलवा चूल्हा होता है। ये ढलवा चूल्हा जो इस प्रकार से बनाया जाता है, इस प्रकार से इसमें एक स्लोपिंग के रूप में यहाँ पे एक मतलब मेटल का रड लगा दिया जाता है। समझ गए? अब मेटल को रड लगाने से यहाँ पर क्या होता है कि जब हम इम्प्यूरिटी को डालते हैं, तो इम्प्यूरिटी को डालने के बाद क्या होता है कि इसके नीचे से हम हीट देते रहते हैं। चूल्हा क्या है हमारा, गर्म करता है। चूल्हा का मतलब क्या चीज, जो गर्म करने के लिए उपयोग किया जाए। यानी कि नीचे से हम कोयला वगैरह जला रहे हैं, यहाँ पे क्या हो चुका है, हीट हो चुका है। यानी कि ये आपके पास हीटेड रड है, ये आपका हीटेड रड है, यानी गर्म रड है। अब ये गर्म रड में जैसे ही यहाँ पे इम्प्यूरिटी जाता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि कुछ हमारा जो यहाँ पर टीन का या बिस्मथ का जो हमारे पास मेटल होते हैं, ये पिघलना शुरू कर देते हैं। और पिघलते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर उतना दिया जाता है कि ये सब क्या हो जाए, पिघल जाए। इसका मेल्टिंग पॉइंट से कुछ मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, अधिक होता है। इसको हम आराम से क्या करें, डालने के बाद पिघल जाए। अब जैसे ही पिघलने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास लीड है, बिस्मथ है या तो फिर टीन है, ये मेटल पदार्थ क्या होते हैं, यहाँ से पिघल करके मेटल मटेरियल यहाँ पर आकर के जमा हो जाते हैं। और कुछ अशुद्धि जो इसके साथ होता है, टीन के साथ, बिस्मथ के साथ, लीड के साथ, ये यहाँ पर जाते जाते खत्म हो जाता है। यानी अशुद्धि आपका यहाँ पर आकर के इस रड में रुक गया, और जो आपका मेन मटेरियल है यानी कि मेटल है, वो आपका यहाँ पर आकर के क्या हो गया, जमा हो गया। इस विधि के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, टीन, बिस्मथ और लीड के अयस्क में से धातु का निष्कर्षण कर लेते हैं, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कर लेते हैं, टीन, बिस्मथ और लीड। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है, कहता है इनमें से किस धातु को अलग करने के लिए लिक्विडेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से आपके पास ये ऑप्शन में रहेंगे, 3 खराब ऑप्शन रहेगा, माने गलत ऑप्शन रहेंगे। तो आपको ये याद रखना होगा कि 3 बिस्मथ और लीड। अब अगर आपसे कह देता है कि लिक्विडेशन मेथड क्या होते हैं, व्हाट इज लिक्विडेशन मेथड, तो लिक्विडेशन मेथड आप ऐसे बना सकते हैं कि स्लोपिंग चूल्हा लेंगे, उस चूल्हा में एक मेटल का रड लेंगे, जिसको हम गर्म करेंगे, गर्म उतना करेंगे जितना में 3 बिस्मथ लीड का क्या हो, मेल्टिंग पॉइंट से कुछ ज्यादा टेम्परेचर हो। जब यहाँ पे ओर्स को डालेंगे, अशुद्धि यहाँ पे हमारा रुक जाएगा और मेटल हमारे पास यहाँ पर आकर के पिघल करके जमा हो जाएंगे। उस मेटल को अच्छा से छान लेंगे और छानने के बाद आराम से क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ये हमारा लिक्विडेशन विधि के द्वारा हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी अशुद्धि अलग हो जाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। सबसे पहला चीज यहाँ पर डिस्टिलेशन मेथड की बात कर रहा है, यानी कि आसवन विधि। तो आसवन विधि का प्रयोग हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, किस प्रकार के ओर को अलग करने में, तो मरकरी, कैडमियम और आपके पास जिंक। यानी जिंक, मरकरी और कैडमियम का जो ओर होते हैं, उससे आप धातु मरकरी या कैडमियम या जिंक को आप बाहर कर सकते हैं। जनरली एक चीज बता दें कि डी ब्लॉक जब चैप्टर पढ़ा रहे थे, ये तीनों को बताया गया था कि हमारा क्या होता है, फिक्सेशन होते हैं। यानी कि ये धातु तो होता है लेकिन नाम के धातु होता है। समझ गए? इसका कोई बिहेवियर धातु जैसा नहीं है।
बस ये एक चीज है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है और डी सबसेल में जाने के क्रम में इसको हम बोल देते हैं क्या चीज, ट्रांजिशन मेटल, यानी एक प्रकार का संक्रमण धातु होता है। अब धातु जब इसका नाम में लग गया भैया तो ये धातु ही ना कहलाएगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर हम लिख दे प्रिंस सिंह या प्रिंस राजपूत और हम एकदम बड़ी गरीब आदमी है तो ये राजपूत तो रहेंगे जी, समझ गए ना। अब गरीब होने से थोड़ी ना कि दूसरा कास्ट हो जाएंगे, तो यही चीज होता है यहाँ पर कि ट्रांजिशन मेटल, मेटल जब लग गया इसका मतलब ये बाले बच्चे क्या चीज है, मेटल। अब यहाँ पर मेटल है तो मेटल को बाहर निकालने के लिए हम ओर्स से बाहर निकालते हैं, यानी अयस्क से बाहर निकालते हैं। तो इसका जो आपके पास जैसे ZnS इंक हो गया, HgS हमारे पास हो गए, ये कैडमियम S हो गया। अब देखिए तो ये जिंक सल्फाइड HgS कैडमियम सल्फाइड, यानी कि जिंक सल्फाइड एक प्रकार का जिंक का ओर है, एक प्रकार HgS ये मरकरी का ओर है, ये CdS2 होता है कैडमियम सल्फाइड, ये हमारे पास कैडमियम मेटल का क्या हो गया, ओर्स है। अब इस ओर्स से हमको बाहर करना है क्या चीज को, मेटल को। तो इस मेटल को, जिंक को, Hg कैडमियम को बाहर निकालने के लिए अशुद्ध पदार्थ में से यानी अयस्क में से हम किस विधि का उपयोग करते हैं, आसवन विधि। तो आसवन विधि क्या होता है जरा सा समझिए। यहाँ पर बहुत अच्छा ढंग से बताया है कि जो आपके पास अयस्क है उस अयस्क को आप क्या करें, सबसे पहले एक कंटेनर ले, एक कंटेनर लेने के बाद क्या करें कि यहाँ पर आप ऐसे इसको बंद कर दें, इसमें एक छोटा सा पॉइंट इधर ऐसे मतलब बिल खोल दें और एक छोटा सा बिल आप इधर खोल दें, समझ गए। अब इधर आपके पास जैसे पूरा मान लिया जाए इस प्रकार से यहाँ पर कि जिंक सल्फाइड हमारे पास दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, भीतरे से बाबू गर्म करेंगे। अब ये गर्म करेंगे तो बताइए ये भी हीट के माध्यम से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और जब ये गर्म होगा ZnS तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जनरली या किसी भी प्रकार के अशुद्धि हमारे पास हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि ZnS ही हो सकता है, समझ गए ना। किसी भी प्रकार के अशुद्धि यहाँ पे जिंक के रूप में रहेगा। तब इसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक उड़नशील पदार्थ होता है। अब ये उड़नशील पदार्थ जो आपके पास होंगे, ये उड़नशील पदार्थ क्या हो जाएगा, उड़ करके हवा बन करके गैस बन करके क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और इसमें जो शुद्ध पदार्थ होगा यहाँ पर आकर के नीचे बच जाएगा और यहाँ पर इसको हम क्या कर लेंगे, आराम से बाहर निकाल लेंगे। यानी कि जिंक बाहर, जिंक इधर आकर के जमा हो जाएगा और जो सल्फाइड होगा, ऑक्साइड होगा, ये इसको गर्म करेंगे तो ये हवा यानी कि उड़नशील पदार्थ बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। या तो ये उड़े न तो इसका डेंसिटी इससे ज्यादा होगा तो ये बैठ जाएगा। जिसका डेंसिटी कम होता है वो क्या होता है, उड़ जाता है, और जिसका डेंसिटी ज्यादा रहता है वो बैठ जाता है। तब ये डेंसिटी पर निर्भर करेगा कि जिसका डेंसिटी, मान लिया जाए किसी का डेंसिटी जिंक से ज्यादा होगा तो जिंक से डेंसिटी अगर किसी अशुद्धि का ज्यादा होगा तो अशुद्धि क्या हो जाएगा, नीचे आके बैठ जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे लिक्विड के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में, किसी के फॉर्म में निकल जाएगा बाहर। अब इसको हम कहते हैं क्या चीज, डिस्टिलेशन प्रोसेस, यानी कि आसवन विधि। आसवन विधि के द्वारा, आसवन विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जिंक, Hg और कैडमियम को बाहर निकालने। कोई दिक्कत? चलिए आज भर इतना ही और आप लोग घरे जाइए, तुरंत हम सेंड करते